Hey, hello, once again, good morning all of you. In the fundamental of nursing, in the previous class, we discussing about the elimination problem. Okay. In this we discussing about the elimination problem regarding the urine. Okay. Means जो urinary elimination of problems रहती थी, as example, urinary incontinence and the urinary retention से related जो previous class के अंदर हमने जो उसके अंदर डिस्कशन किए थे. ठीक है. Then next one we discussing about the same heading the elimination problem. ठीक है. तो elimination जो problem रहेगी तो उससे related है हम आज भी उसके अंदर डिस्कशन करेंगे. ठीक है. The next today we going to be discussing about the heading the stool eliminations problem. ठीक है. मीन्स जो stool मतलब हमारा जो वेस्ट मटेरियल जो लैट्रिन होता है तो वो वेस्ट मटेरियल होगा उससे रिलेटेड जो एलिमिनेशन जो प्रॉब्लम्स रहती है उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है. Okay, as if any individual feel the discomfortness and the difficulty regarding the waste defecation. ठीक है. मतलब जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो यदि फील करता है डिस्कम्फर्टनेस मतलब थोड़ी से वो आरामदायक जो कंडीशन नहीं फील करता है या फिर उसको बहुत ही तकलीफ होती है. ठीक है. अभी क्या करने के अंदर तकलीफ होती है रिगार्डिंग द वेस्ट डेफिकेशन मतलब जो लैट्रिन होता है मतलब जो स्टूल पास आउट करने का डेफिकेशन का मतलब होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने के अंदर उसको डिफिकल्टी या फिर उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर डिस्कम्फर्टनेस होता है वो अराइज रहता है रिगार्डिंग द वेस्ट डेफिकेशन. डेफिकेशन का मतलब रहेगा कि जो वेस्ट जो लैट्रिन होता है उसको बाहर निकालने के प्रोसेस के अंदर उसको तकलीफ होती है या फिर उसके अंदर जो डिस्कम्फर्टनेस फील करता है दैट कंडीशन नोन एज द स्टूल एलिमिनेशन प्रॉब्लम. ठीक है. तो वो स्टूल एलिमिनेशन प्रॉब्लम के अंदर इंक्लूडेड रहेगा. ठीक है. The next which formed by the intestinal metabolism. ठीक है. और जो ये स्टूल होता है वो इंटेस्टाइन के द्वारा जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस मतलब जो डाइजेशन होता है एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद में जो एक्सक्रीशन होता है. ठीक है. मतलब जो खाना होता है जो हम खाते हैं ठीक है उसका एब्जॉर्प्शन उसका जो यूटिलाइज होने के बाद में जरूरत होता है वो यूज लिया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा इंटेस्टाइन के अंदर उसका डाइजेशन होता है. देन नेक्स्ट यदि वो जरूरत नहीं है उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल इंटेस्टाइन के द्वारा मेटाबॉलिज्म होने के बाद में वेस्ट मटेरियल होता है वो लैट्रिन के फॉर्म के अंदर बाहर निकाला जाता है. ठीक है. तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहेगी डिफिकल्टी रहेगी उसको हम स्टूल एलिमिनेशन प्रॉब्लम के अंदर इंक्लूडेड करते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट वन द स्टूल एलिमिनेशन प्रॉब्लम के अंदर फर्स्ट जो कंडीशन रहेगी उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द कॉन्स्टिपेशन. ठीक है. द कॉन्स्टिपेशन वाली जो कंडीशन रहती है जो ये एक टाइप का स्टूल एलिमिनेशन प्रॉब्लम का टाइप्स है. ठीक है. इससे पहले जो क्लासिफिकेशन के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि जो एलिमिनेशन प्रॉब्लम है तो यूरिन से रिलेटेड और एक स्टूल से रिलेटेड रहेगी. ठीक है. तो स्टूल से रिलेटेड जो मेनली जो दो प्रॉब्लम्स रहती है कॉन्स्टिपेशन और जो डायरिया वाली कंडीशन रहती है तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट वन द स्टूल एलिमिनेशन प्रॉब्लम रहेगी द कॉन्स्टिपेशन. ठीक है. तो कॉन्स्टिपेशन मतलब जो लोकल लैंग्वेज के अंदर उसको बोलते हैं कब्जी. ठीक है. मतलब जो कब्जी वाली जो प्रॉब्लम होती है उसको हम कॉन्स्टिपेशन के नाम से जाना जाता है. ठीक है. एज अ कंडीशन रिलेटेड टू द स्टूल एलिमिनेशन मतलब जो कॉन्स्टिपेशन वाली जो कंडीशन है ये एक टाइप का स्टूल एलिमिनेशन का प्रॉब्लम रहता है. ठीक है. एज the slowly is related to the stool elimination when the stool moves through the large intestine too slowly and remain in the large intestine. ठीक है. मतलब जो मेनली जो स्टूल होता है मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है जो लैट्रिन होता है तो ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है. ठीक है. तो ये लार्ज इंटेस्टाइन रहेगी तो इस लार्ज इंटेस्टाइन से वो मूव करता है. ठीक है. मतलब जो वेस्ट मटेरियल रहेगा वो उसके अंदर डाइजेस्ट होने के बाद में इस एरिया के अंदर मूव करता है. ठीक है. तो इसके अंदर ये जो स्टूल जो वेस्ट मटेरियल रहेगा और कंडीशन रिलेटेड टू द स्टूल एलिमिनेशन व्हेन द स्टूल मूव्स थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन टू स्लोली. ठीक है. मतलब जो ये जो वेस्ट मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आने के बाद में यहाँ से जो मूवमेंट करता है. ठीक है. तो यहाँ से यहाँ पे आएगा यहाँ से यूज के अंदर मूवमेंट करने के बाद में लास्ट के अंदर वो बाहर निकल जाएगा. ठीक है. तो इसी के अंदर क्या कंडीशन रहेगी कि यहाँ से तो इस स्टूल का जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है. ठीक है.
अभी इसका जो स्टूल होता है उसका जो मूवमेंट करवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं उसके अंदर जो मूवमेंट होता है, ठीक है, मतलब जो हमारे जो ये इंटेस्टाइन होती है, ये जो पाइपलाइन जो एक स्ट्रक्चर रहेगा इसके अंदर इस वे के अंदर मूवमेंट होता है, ठीक है। तो आप डिटेल के अंदर आप देखोगे एनाटॉमी के अंदर, तो इसके अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के अंदर ऐसा होता है कि खाना होता है वो आगे बढ़ता है और उसका मेटाबॉलिज्म डाइजेशन होने के बाद में, एब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर आने के बाद में जैसे जैसे इस वे के अंदर मूवमेंट होगा तो उस मूवमेंट के बाद में जो वेस्ट मटेरियल होगा वो आगे आगे बढ़ेगा, ठीक है। बट कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन जब होगी जब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर जो इंटेस्टाइन का जो काम होगा वो अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ गया है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल होता है उस इंटेस्टाइन से जा नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन बोल सकते हैं, ठीक है। The stool remain in the large intestine too long, ठीक है, और ये जो स्टूल रहेगा वो इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर लंबे समय तक रहेगा, ठीक है। बट और एक इसके अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट स्लो होने की वजह से इसके अंदर एक कंडीशन अराइज होगी कि उस स्टूल होता है वो नॉर्मली बनने के बाद में जो वाटरी नेचर का होता है, मतलब इसके अंदर जो सॉफ्ट नेचर का होता है, इसलिए इसके अंदर वाटर का लेवल और वेस्ट मटेरियल उसके अंदर होता है, ठीक है। बट वो यदि इंटेस्टाइन के अंदर लंबे समय तक रहेगा, किसी इंटेस्टाइन के अंदर लंबे समय तक रहेगा तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा होता है कि वो कोई भी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके अंदर से वाटर होता है, मतलब जो वाटर का जो अमाउंट होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उस वाटर उस कंडीशन में से वाटर होता है वो ले लेता है, ठीक है। तो उस वेस्ट मटेरियल यदि फटाफट जाएगा तो हमारा जो वेस्ट मटेरियल बनेगा वो थोड़ा चिपचिपा रहेगा, ठीक है, मतलब वो थोड़ा ना तो पूरा जो जेली टाइप का रहेगा ना तो पूरा हार्ड रहेगा और नहीं पूरा पानी की तरह रहेगा, ठीक है। तो पानी की तरह रहेगा तो वो तो डायरिया हो जाएगा, और हार्ड टाइप का बहुत ही जो कठोर वाला जो हार्ड या फिर जो ड्राई वेस्ट मटेरियल रहेगा उसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे, ठीक है। बट नॉर्मल पर्सन के अंदर स्टूल रहेगा वो जेली टाइप का होता है, ठीक है, ना तो पूरा हार्ड होता है और नहीं पूरा जो वाटरी नेचर का नहीं होता, ठीक है। बट इसके अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर लंबे समय तक यदि स्टूल जो वेस्ट मटेरियल रहेगा तो उसके अंदर इंटेस्टाइन होगा, उसके अंदर जो पानी होगा वो पानी उसके अंदर पूरा सोख लेगा, ठीक है, मतलब पानी होगा वो पूरा यूटिलाइज कर देगा। तो इसके अंदर पानी पूरा यूटिलाइज होने के बाद में वो वेस्ट मटेरियल होगा वो बहुत ही हार्ड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर पानी का अमाउंट था तो इसकी वजह से वो जेली लाइक टाइप का था, ठीक है, सेमी सॉलिड था, ठीक है। बट इसकी वजह से अभी वो पानी उसके अंदर से इंटेस्टाइन के अंदर धीरे धीरे मूवमेंट होगा। एक तो क्या होगा कि इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, तो वो वेस्ट मटेरियल वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि उसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर लंबे समय तक यदि रहेगा तो उसके अंदर जो पानी होगा वो उसके अंदर एब्जॉर्ब या फिर उसका यूटिलाइज किया जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बहुत ही हार्ड टाइप का हो जाता है, ठीक है। एंड चेंजेस द स्टूल कंसिस्टेंटली हार्ड एंड ड्राई, ठीक है। और इसी के अंदर जो स्टूल होता है वो उसकी जो अपीयरेंस मतलब उसकी जो बनावट होती है वो बहुत ही हार्ड टाइप की और बहुत ही सूखी टाइप की उसके अंदर हो जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट पेनफुल डेफिकेशन, ठीक है। और लंबे समय के बाद में तो 3 दिन के बाद में यदि कोई पर्सन लेटरिन के लिए नहीं जा पाता, ठीक है, तो उसको लेटरिन लगता ही नहीं, ठीक है। 3 दिन तक से भी ज्यादा कंडीशन के अंदर यदि स्कूल पास आउट नहीं कर पाता है मॉर्निंग के अंदर इवनिंग के अंदर किसी भी टाइम पे, ठीक है, तो वो कंडीशन के अंदर उसको पेनफुल डेफिकेशन रहेगा। स्टूल होगा वो बाहर निकलेगा तब उसको हार्ड लगेगा तो उसकी वॉल के ऊपर पेन होगा वो उसके अंदर फील रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा नो डेफिकेशन एंड द फ्लैटुलेंस एंड द एब्डोमेन डिस्टेंशन, ठीक है। और इसी की वजह से पेट होगा वो ऐसे भारी भारी सा लगेगा और जो स्पार्टिंग मतलब जो गैस बनेगी, ठीक है, गैस बनेगी तो उसके अंदर जो गैस लीकेज होगा वो उसके अंदर शो करेगा, ठीक है। जो उस गैस लीकेज को इंग्लिश के अंदर इसको स्पार्टिंग बोलते हैं, ठीक है, स्पार्टिंग या फिर फार्टिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो गैस बनेगी और उसकी वजह से पेट होगा वो ऐसे नीचे की तरफ लटका हुआ भारी भारी सा लगेगा, पेट होगा वो नीचे की तरफ ऐसे लटका हुआ रहेगा, ठीक है। तब उस टाइप की जो कंडीशन रहेगी उसको कॉन्स्टिपेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग
problem, the heading constipation. Okay, the next one, the causes of the constipation. ठीक है, मतलब जो ऐसे कौन कौन से जो फैक्टर्स या फिर जो कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन होने का चांस उसके अंदर रहता है इंडिविजुअल पर्सन के अंदर। ठीक है, तो इंडिविजुअल पर्सन के अंदर ये सारे जो कॉजेस रहेंगे, ये सब की वजह से जो स्टूल होगा वो उसके अंदर बहुत ही हार्ड हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और उसको डेफिकेशन मतलब उसको वेस्ट एक्सक्रीशन करने के अंदर उसको डिफिकल्टी या फिर उसको पेन हो सकता है। ठीक है, तो उसी कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो कंडीशन अराइज होने का रीजन क्या रहेगा, द इनएडिक्वेट एंड द इरेगुलर रेस्ट्रिक्टेड डाइट। ठीक है, मतलब जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो टाइम टू टाइम जो इरेगुलर या फिर जो इनएडिक्वेट या फिर जो खाना है वो डाइट लेता ही नहीं। ठीक है, तो इंटरसेंट के अंदर यदि डाइट नहीं लेगा या फिर जिस समय के अंदर डाइट लेना चाहिए वो डाइट नहीं ले पाता है। ठीक है, और जितना अमाउंट के अंदर लेना चाहिए उतने अमाउंट के अंदर नहीं ले पाता है। ठीक है, मतलब जो इनएडिक्वेट मतलब जो जितना अमाउंट के अंदर लेना चाहिए उतना नहीं लेता है। इरेगुलर मतलब जिस टाइम के ऊपर लेना चाहिए, जैसे लंच होता है वो लंच के टाइम के अंदर मतलब जो आफ्टरनून के अंदर ही लेना चाहिए। ठीक है, बट उसका जो पैटर्न होता है वो पैटर्न उसके अंदर बदल जाता है। ठीक है, तो इंटरसाइन की जो एक्टिविटी होती है, इंटरसाइन का जो स्टिमुलेशन होता है वो डेली एक ही टाइम के अंदर स्टिमुलेट होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से उसके अंदर जो इंटरसाइन का मूवमेंट होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो इस कंडीशन की वजह से उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ठीक है, तो एक तो वो खाना रहेगा वो इनएडिक्वेट अमाउंट के अंदर लेगा, इरेगुलर टाइप का मतलब उसके अंदर जो खाना पीने का उसके अंदर टाइम होगा वो उसके अंदर पैटर्न उसका शेड्यूल होगा वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, या फिर जो डाइट होगा वो रेस्ट्रिक्टेड मतलब जो फास्टिंग कंडीशन मतलब फास्ट होता है वो ज्यादा रखता है, या फिर कभी कभी खाना है वो रेस्ट्रिक्टेड कर लेगा मतलब खाना है वो नहीं ले पाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ठीक है, the next insufficient roughage or the fibers diet the made the bulk of the stool amount। ठीक है, और इसके अलावा जो खाने पीने के जो सामान रहेंगे मतलब जो ईटिंग के प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर जो हरी सब्जियां होती है, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह होता है, तो वो पर्सन नहीं लेता है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो ज्यादा फाइबर्स और जो रफेज डाइट होता है मतलब रफेज और जो फाइबर्स होता है वो एक टाइप का न्यूट्रिएंट्स का पार्ट होता है। ठीक है, जो हमारे स्टूल के अमाउंट को बढ़ाता है। बल्क का मतलब होगा कि स्टूल के अमाउंट को बढ़ाएगा। यदि स्टूल ज्यादा होगा तो उसके अंदर से बाहर जो इंटेस्टाइन के अंदर से जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रफेज डाइट होती है ये एक या तो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो नॉर्मल करके रखता है इंटेस्टाइन के मूवमेंट को, इसके अलावा जो स्टूल के अमाउंट को बढ़ाता है। ठीक है, तो स्टूल का अमाउंट होगा वो बढ़ेगा, सेमी सॉलिड टाइप का रहेगा, तो इसके अंदर से इंटेस्टाइन के अंदर से इजीली वो वेस्ट मटेरियल होता है वो मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट के अंदर रहेगा तो ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, तो ज्यादा प्रेशर की वजह से वो बाहर आ सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट नॉट स्टेब्लिश हैबिचुअल पैटर्न। ठीक है, मतलब जो हैबिचुअल पैटर्न है वो उसके अंदर परफॉर्म नहीं करता है। जैसे कि कभी कभी उसको क्या होता है कि आफ्टरनून के अंदर भी उसको लेटरिन जाना या फिर डेफिकेशन जाने का उसके अंदर प्रेशर बन जाता है। ठीक है, बट प्रेशर को वो दबा दबा के रखता है। ठीक है, वो एक्सक्रीशन नहीं कर पाता है। या फिर जो कोई ट्रैवलिंग के अंदर जा रहा होता है मतलब बस के अंदर बैठा होता है और उस समय उसको प्रेशर बन जाता है। ठीक है, तो मॉर्निंग में नहीं करके आया था और उसके बाद में यदि उसको आ जाता है तो वो प्रेशर करके मेंटेनेंस करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो जिस टाइम के उधर उसको वेस्ट जो एक्सक्रीशन एलिमिनेट करने के लिए जाना होता है तब वो नहीं जा पाता है और उसको प्रेशर करके रखता है। ठीक है, तो लंबे समय से यदि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग नहीं जा पाएगा या फिर उसको जो वेस्ट मटेरियल को डेफिकेशन करने का उसके अंदर फिक्स शेड्यूल नहीं है तो उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसका जो पैटर्न अच्छे से नहीं होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन उसको हो सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट लैक ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, लैक प्रोलॉन्ग रेस्ट एंड आफ्टर फूड इंटेक। ठीक है, एंड इंडाइजेशन एंड द डिले पेरिस्टाल्टिक। ठीक है, मतलब इसके अलावा इंडिविजुअल पर्सन रहेगा
लेक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो एब्डोमेन के ऊपर जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, प्रेशर की वजह से इंटेस्टाइन के अंदर जो स्टूल होगा वो भी इसके अंदर कोई एक्टिविटी वगैरह हम इस लेग के अंदर करेंगे तो एक्टिविटी करने के बाद में स्टूल होगा वो आगे आगे बढ़ेगा। एक्सरसाइज वगैरह यदि हम करेंगे, ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल होगा वो आगे आगे बढ़ेगा, ठीक है। बट यदि कोई पर्सन है हमेशा सोता हुआ ही रहता है, हमेशा रेस्ट फेज के अंदर रहता है या फिर बैठा बैठा ही रहता है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो स्टूल का जो मूवमेंट होता है, मतलब जो स्टूल का मूवमेंट होता है वो अच्छी तरह से जो इजीली नहीं हो पाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है, या फिर जो प्रोलॉन्ग रेस्ट आफ्टर द फूड इंटेक, ठीक है। आपने भी देखा होगा कि खाने के बाद में हमको एडवाइस किया जाता है कि आपको खाने के बाद में थोड़ा बहुत जो वॉकिंग या फिर जो नॉर्मल जो एक्सरसाइज वगैरह होते हैं वो हमको करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि डाइजेशन हमारा अच्छे से होगा और वेस्ट मटेरियल बनेगा तो उसका जो मूवमेंट होगा वो भी अच्छी तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यदि खाने के बाद भी यदि रेस्ट करेंगे तो उसकी वजह से जो खाने का डाइजेशन होगा वो धीरे धीरे होगा और खाना होगा वो लेट डाइजेशन होगा और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है वो हो सकती है और इसकी वजह से लास्ट के अंदर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इनडाइजेशन, डिले, पेरिस्टाल्टिस, ठीक है। और इसके अलावा इनडाइजेशन मतलब यदि डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है या फिर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब जो इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट हो रहा है वो इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है वो यदि अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से भी यदि खाना होगा वो आगे से आगे नहीं बढ़ेगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है कि इंटेस्टाइन होता है पहले यहाँ से मूवमेंट करेगी, यहाँ से ऐसे होगा तो ये खाना होगा आगे बढ़ेगा, तो ये खाना आगे बढ़ेगा तो वापस इंटेस्टाइन होगा वो यहाँ से बढ़ेगी, ठीक है, तो पहले यहाँ से बढ़ेगी, यहाँ से बढ़ेगी, यहाँ से बढ़ेगी, ठीक है। तो इस प्रेशर की वजह से खाना होगा वो धीरे धीरे इस वे के अंदर से वो बाहर जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम पेरिस्टाल्टिस बोलते हैं और ये पेरिस्टाल्टिक यदि डिले का मतलब होगा बहुत ही धीमा या फिर बहुत ही कम हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन के वजह से भी कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन राइज हो सकता है, ठीक है। The next one, the emotionally upset, worry, anxiety and the anger, ठीक है, मतलब जो इमोशनली अपसेट होता है, ठीक है, मतलब उसको किसी का डर होता है, अपसेट होता है या फिर उसको जो घबराहट जैसे फील होता है या फिर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा होता है, इसका जो मैकेनिज्म होता है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आप सुन लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, अभी हम चाहते हैं कि अभी हमारे डाइजेशन को रोक सके तो हम नहीं रोक सकते, ठीक है। अभी हम यदि कहें कि वेस्ट मटेरियल का बनना मतलब जो लेटरिन का बनना होता है वो हम रोक दे, ठीक है, तब वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो प्रोसेस होता है पेरिस, अभी हम चाहे कि यदि पेट का जो मूवमेंट होता है, पेट के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है डाइजेशन का, क्या हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो हम चाहते हैं क्या रोक ले, ठीक है, तो वो भी हम नहीं रोक सकते, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो ऑटोनॉमिक मतलब जो ऑटोमेटिक होने वाला जो बॉडी की जो सिस्टम होता है, तो ऑटोमेटिक जो एक्टिव होने वाला जो नर्वस सिस्टम होता है जो ब्रेन के द्वारा जो रेगुलेट कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर दो टाइप के जो ऑटोनॉमिक मतलब जो ऑटोमेटिक होने वाले जो प्रोसेस होते हैं वो उसके अंदर दो टाइप के जो सिस्टम होता है वो इंक्लूडेड रहता है। इसके अंदर रहेगा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर क्या पैरासिम्पैथेटिक के अंदर क्या होता है कि जब हम डर जाते हैं, आप एक एग्जांपल के तौर पे आप सोचिए कि यदि आपके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यदि आपके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है तो आपके अंदर क्या क्या फील होगा, आप भागने लग जाओगे तो आपकी सांस होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है, आपको पसीना होगा वो आएगा, ठीक है, यूरिन वगैरह वो आना बंद हो जाएगा और मुंह है वो पूरा सूख जाएगा। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है, क्या आप कभी टॉयलेट करने के लिए खड़े रहे हो? नहीं, ठीक है। और हमारा जो सांस लेना होता है वो उसके अंदर सांस लेना वो उसके अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी कंडीशन के अंदर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यदि एक्टिवेट होता है, ठीक है, तो उसे सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगा वो कब होगा, जब हमको गुस्सा आएगा, जब हमको एंजाइटी घबराहट जैसी फील होगी, हमको भरी मतलब हमको डर लगने लगेगा, ठीक है। तो कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है तो हमको क्या रहता है, डर रहता है
कि कहीं कुत्ता मेरे को काट ना ले, ठीक है। तो उस समय होता है वो कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा आप इसको इसके ऑपोजिट जो नर्वस सिस्टम होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो रेस्टिंग फेज के अंदर एक्टिवेट होता है, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में उठते ही हमारा जो पहला काम होता है वो 2 नंबर जाना होता है, ठीक है। वो इसका रीजन क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा होता है कि एक तो हमारा जो पूरा सर्कुलेशन होता है वो हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर रहता है, ठीक है। और एक रेस्टिंग फेज के अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है वो बढ़ा देता है, ठीक है। तो इससे आप सोचिए कि यदि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यदि रात के अंदर एक्टिवेट होता है जब हम सोते हैं, ठीक है, तब उसके अंदर एक्टिवेट होगा तो मॉर्निंग के अंदर हमको सबसे पहले यूरिन आता है और डेफिकेशन करने के लिए हम जाते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से जो रात के अंदर सोने के बाद में वापस हमको स्टूल पास आउट करते हैं, ठीक है। बट इसके अलावा यदि हमको कोई घबराहट, एंजाइटी जैसी कंडीशन या फिर हमको डर वगैरह लग रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक, ठीक है। और उस सिंपैथेटिक के अंदर क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा वो बहुत ही कम हो जाएंगे, यूरिन पास आउट होगा वो भी, उसका यूरिन का फॉर्मेशन होगा वो भी कम हो जाएगा, पसीना वगैरह उसके अंदर आएगा, तो पानी का लॉस होगा वो भी उसके अंदर ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से स्टूल का जो मूवमेंट होगा वो उसके अंदर नहीं होगा, स्टूल बहुत ही पानी का लॉस होने की वजह से बहुत ही हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इमोशनल अपसेट, वरी, एंजाइटी या फिर एंगर होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, वो कैसे होता है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट है बहुत याद के अंदर रखना है, सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देन नेक्स्ट अननेचुरल पोजीशन फॉर द डेफिकेशन, ठीक है, मतलब जो लेटरिन जाने के लिए जो पोजीशन होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, ठीक है। मतलब यदि हमारे जो हिंदू स्टाइल होते हैं इस वे के अंदर हम बैठते हैं, ठीक है, तो इस वे के अंदर बैठने के पोजीशन के अंदर पेट के ऊपर बार पड़ता है, ठीक है। इसकी वजह से जो प्रेशर लगने की वजह से स्टूल का जो मूवमेंट होता है वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो अभी के अंदर जो मॉडर्न टाइम के जो लेटरिन होता है वो इसके अंदर यूज में लेते हैं, तो मॉडर्न टाइम के अंदर जो यूज में लेने जाने वाले जो होते हैं, ठीक है, तो इस वे के अंदर इस स्टाइल का जो बाथरूम होता है वो उसके अंदर प्रिपेयर किया जाता है। इंडिविजुअल पर्सन होता है वो एकदम सीधा होता है, ठीक है, पर्सन होगा वो एकदम सीधा उसके ऊपर बैठेगा, ठीक है। तो इसके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है वो एकदम सीधा होने की वजह से ये इजीली उसके अंदर स्टूल होता है वो जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा रहेगा ओवर यूज ऑफ द लैक्सेटिव, कैथार्टिक्स एंड द पर्गेटिव्स, ठीक है, मतलब जो ओवर यूज ऑफ द लैक्सेटिव और द कैथार्टिक्स एंड द पर्गेटिव्स, ठीक है। तो ये एक टाइप की जो स्टूल को मतलब जो कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसके अंदर उसको कम करने के लिए जो दवाइयां होती है, ठीक है, द लैक्सेटिव और ये कैथार्टिक्स और जो पर्गेटिव्स, ठीक है। तो लैक्सेटिव और पर्गेटिव्स और जो ये कैथार्टिक्स नाम की जो दवाइयां होती है ये क्या करती है, हमारे जो स्टूल होता है उसको सॉफ्ट किया जाता है, ठीक है। स्टूल को सॉफ्ट किया जाएगा, हार्ड स्टूल को वाटरी मतलब जो वाटर नेचर के अंदर बदला जाएगा और जो कॉन्स्टिपेशन को कम किया जा सकता है, ठीक है। बट किसी पर्सन को ये पर्सन की जो प्रॉब्लम है वो लंबे समय से चल रही है तो वो पर्सन होता है ये लैक्सेटिव या फिर जो कैथार्टिक्स या जो पर्गेटिव्स होता है वो लंबे समय से ले रहा है, ठीक है। तो लंबे समय से लेने की वजह से इंटेस्टाइन होती है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है, कि अब तो यदि दवाई ली जाएगी तभी उसके अंदर इंटेस्टाइन का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो कभी कभी पर्सन नहीं ले पाता है तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। तो लैक्सेटिव, कैथार्टिक्स और पर्गेटिव्स ये तीनों एक ही काम करती है, ठीक है। तो लैक्सेटाइव होगा वो माइल्ड एक्टिव मतलब जो थोड़ा कम एक्टिव करती है, ठीक है। कैथार्टिक्स होगी वो मॉडरेट लेवल का एक्टिवेशन करती है, ठीक है। और बहुत ही हाई लेवल की जो ड्रग्स रहेगी वो पर्गेटिव्स होती है, ठीक है। बट इनका काम होता है वो बहुत ही एक जैसा होता है, ठीक है। बट इनका जो लेवल होता है माइल्ड होता है वो लैक्सेटिव रहेंगे, कैथार्टिक्स रहेंगे वो मॉडरेट एक्टिव रहता है और बहुत ही ज्यादा जो एक्टिविटी रहेगी वो पर्गेटिव्स नाम की दवाइयां रहती है, ठीक है। The next one, the intestinal malformation और the obstruction, ठीक है। इसके अलावा जो इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, मतलब ये जो इंटेस्टाइन का एरिया रहेगा इसके अंदर मालफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब छोटे बच्चों के अंदर जन्म के टाइम के अंदर बहुत सारी बीमारियां होती है जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर जो नॉर्मली जितना होना चाहिए
ऐसा नहीं होता है। इंटेस्टाइन होती है किसी के अंदर बहुत ही बड़ी होती है, किसी के अंदर वो सिकुड़ी हुई रास्ता होता है, वो सिकुड़ा हुआ होता है, तो स्टूल होता है वो नहीं जा पाता है। किसी के अंदर कैंसर वाली कंडीशन होती है, ट्यूमर बन जाता है, या फिर कोई अदर जो कंडीशन वगैरह होती है जिसके अंदर क्या होता है कि नर्वस सिस्टम का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो नर्वस सिस्टम के द्वारा रेस्पॉन्स मिलते हैं, तब वो रेस्पॉन्स जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उसके अंदर एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ब्रेन से रेस्पॉन्स आएंगे वो उसके अंदर नहीं मिलेंगे, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो भी उसके अंदर नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स रहती है तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। Then next अदर सिस्टेमिक सीवियर डिजीज, ठीक है। इसके अलावा अदर जो सीवियर जो सिस्टेमेटिक जो बॉडी के जो अदर जो बीमारियां होगी तो उन बीमारियों की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेंज सिचुएशन एंड प्राइवेसी, ठीक है, मतलब जो किसी अनजान प्लेस के ऊपर, मतलब अपना जो खुद का प्राइवेट एरिया में होता है, ठीक है। यदि हमको यदि ट्रैवलिंग करने के लिए जा रहा है या फिर किसी रिलेटिव्स के घर पे जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमारा जो प्लेस होता है वो चेंज होने की वजह से भी हमारा एडजस्टमेंट होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमको कॉन्स्टिपेशन होता है। किसी को ऐसा होता है कि किसी और के घर पे जाता है तो लेटरिन वगैरह नहीं आता है, ठीक है। और इसके अलावा प्राइवेसी नहीं होने की वजह से भी उसको डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। Then next one the drugs side effect, ठीक है। इसके अलावा जो अनदर जो ड्रग्स वगैरह रहती है, मेडिसिन के जो कोर्स होता है जो 1-2 महीने के लिए लेने के होते हैं, तो उसका जो साइड इफेक्ट होगा उसके अंदर भी साइड इफेक्ट के अंदर जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो इसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा रहेगा लेस वाटर इनटेक, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन होता है वो पानी का लेवल यदि जो लेस इनटेक ऑफ द फूड, ठीक है, मतलब इसके अलावा जो फ्लूइड रहेगा अपना जो पानी का इंटेक होगा वो कम रहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी पानी होगा तो वो इस ड्राई स्टूल पानी होगा वो इस ड्राई स्टूल के साथ में मिलेगा और उसको वाटरी बनाएगा, ठीक है, मतलब जो सेमी सॉलिड मतलब उसको थोड़ा बहुत जेली टाइप का उसके अंदर बनाएगा। बट पानी का लेवल ही उसके अंदर इंडिविजुअल पर्सन के अंदर कम पी रहा है तो उसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन अराइज हो सकता है, ठीक है। तो पानी का लेवल होता है वो इसके अंदर मेन कंडीशन वो अराइज करता है, ठीक है। तो ये रहेंगे द कॉजेस ऑफ द कॉन्स्टिपेशन जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है वो अराइज हो सकता है। Okay, the next after the causes regarding the constipation, the next one the management planning regarding the constipation, ठीक है, मतलब जो constipation वाली जो कंडीशन रहेगी तो उसका मैनेजमेंट प्लानिंग हम उसके अंदर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल तरीके से तो फर्स्ट वन जो कॉन्स्टिपेशन को मैनेज कर सकते हैं एज एजुकेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिपेशन, मतलब जो इंडिविजुअल पर्सन रहेगा या फिर कोई छोटा बच्चा है तो उसके जो फैमिली मेंबर्स रहेंगे तो उनको हम बताएंगे कि ये कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन है वो उसके अंदर अराइज कैसे कैसे हो सकती है, ठीक है। तो उसका जो क्राइटेरिया रहेगा वो उन सबको हम जो एजुकेटर इसके अंदर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एडिक्वेट फाइबर्स और द रफेज डाइट एज द ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स एंड द सीरियल्स, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो अनाज या फिर जो धान वगैरह होता है, दालें वगैरह होती है, बीन्स वगैरह होते हैं, इसके अलावा फ्रूट होते हैं, फ्रूट जूस होते हैं या फिर जो कच्चे जो वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो डाइट प्रोडक्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा जो फाइबर्स और जो रफीज के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो उन सब का जो डाइट के अंदर इंक्लूडेड करना है, ठीक है। The next establishing the proper schedule, ठीक है। इसके अलावा जो लेटरिन जाने का या फिर जो डेफिकेशन का जो प्रॉपर शेड्यूल है, ठीक है, तो उस पैटर्न को उनको एडवाइस करना है कि आपको टाइम टू टाइम जब भी आपको प्रेशर फील होता है तो उस समय आपको उसके अंदर आपको जाना है, ठीक है। उसको दबा दबा के या फिर आपको कंट्रोल करके उसको रोक के आपको नहीं रखना है, ठीक है। The next one the proper exercise and the relaxation, ठीक है, उनको एडवाइस करना है प्रॉपर रिलैक्सेशन और द एंजाइटी वाले कंडीशन मूड ऑफ नहीं रखना है, ज्यादा टेंशन वाले कंडीशन को नहीं रखना है। इसके अलावा उनको प्रॉपरली एक्सरसाइज करना है, ठीक है। लंबे समय तक एक ही जो सिटिंग पोजीशन के अंदर या फिर खाने के बाद में आपको सीधा पड़े नहीं रहना, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत जो एक्टिविटी फिजिकल एक्सरसाइज होता है वो उसके अंदर आपको करना है जिसके अंदर जो मसल्स की जो या फिर जो इंटेस्टाइन की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसके अंदर मेंटेनेंस उसके अंदर रह सके, ठीक है।
देन नेक्स्ट वन द मेंटेन द प्राइवेसी, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो मेन रहेगा कि किसी पर्सन को किसी दूसरी प्लेस के ऊपर जाता है या फिर जो ट्रैवलिंग के अंदर जो मतलब पब्लिक प्लेसेस के ऊपर रहता है तो उनको हमको सबसे ज्यादा प्राइवेसी मेंटेनेंस करवानी, ठीक है। पेशेंट ही यदि होता है वार्ड के अंदर होता है तो वार्ड के अंदर हमको सबसे पहले सराउंडिंग के अंदर जो स्क्रीनिंग होती है, पर्दा होता है, वो उसके अंदर हमको लगा देना है। फिर उसके बाद में उस पर्सन को लेटरिन के लिए हमको बेड पान वगैरह होता है वो उसको हमको देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबके सामने उसको नंगा करके या फिर उसको बोला जाए कि अभी आप लेटरिन के लिए जाओ, ठीक है, तो उसकी प्राइवेसी होगी, वो मेंटेनेंस नहीं हो सकती। Then next one the adequate water intake 3000 ml per day, ठीक है। और इंडिविजुअल पर्सन को हमको एडवाइस करवाना है सबसे ज्यादा से ज्यादा हमको वाटर लेना है, ठीक है। मतलब मॉर्निंग के अंदर उठने के बाद में ही 1 गिलास या फिर जो 2 गिलास आपको वाटर खाली पेट पीना है, जिसकी वजह से प्रेशर बनेगा और इजीली जो डेफिकेशन होगा वो मेंटेनेंस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा पूरे दिन के अंदर भी आपको जो फ्लूइड होता है वो उसके 3000 ml पर डे के हिसाब से आपको इंटेक करवाना है, तो ऐसा हमको एडवाइस करवाना है, ठीक है। इसके अलावा यूज ऑफ लैक्सेटिव्स और द सपोजिटरीज एंड द एनिमा, ठीक है। मतलब इसके अलावा जो मेडिसिन होती है जैसे कि स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए या फिर इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाया जाएगा या फिर जो स्टूल को सॉफ्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी जो दवाइयां होती है जिसको हम लैक्सेटिव बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एनिमा, मतलब इससे पहले जो हमने एनिमा पढ़ा था, इसके अंदर जो डायरिया या फिर जो कॉन्स्टिपेशन को काम करने के लिए जो फ्लूइड होता है वो एनएस वाले मीडियम से हम डालते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रहेगा सपोजिटरी, ठीक है। तो सपोजिटरी मतलब एक टाइप का ऐसा जो प्रोडक्ट होता है, ऐसी मेडिसिन होती है जो अलग अलग शेप की होती है, ठीक है। वो एक टैबलेट के फॉर्म के अंदर या फिर जो एक सॉलिड फॉर्म के अंदर, मतलब बहुत ही एक हार्ड सब्सटेंस का बना हुआ एक तो मेडिसिन होती है, जिसको जैसे एनिमा होता है वो वाटर के अंदर वाटरी नेचर का होता है, पानी लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। उसका काम होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर उसको इंसर्ट करवाया जाता है और कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन को कम किया जाता है, इंटेस्टाइन को वॉश कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम एज इट इज जो सपोजिटरीज होती है वो भी एनिमा के जैसा का जैसा एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। उसके अंदर भी हम एनएस के द्वारा उसको इंटेस्टाइन के अंदर जब उसको इंड्यूस करवाएंगे तो हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर की वजह से और उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स की वजह से वो धीरे धीरे जो हार्ड जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वो धीरे धीरे टेम्परेचर की वजह से पिघलने लगता है और अपना एक्शन होता है वो शो करता है, ठीक है। इसके अलावा जो सपोजिटरीज होती है वो बुलेट शेप की होती है, ठीक है। इस तरीके की जो सपोजिटरीज वगैरह होती है या फिर जो ट्रायंगुलर शेप की जो सपोजिटरीज वगैरह होती है, तो ये जो सपोजिटरीज वगैरह होती है वो एनएस के अंदर इंसर्ट करवाई जाती है और बॉडी के टेम्परेचर की वजह से वो पिघलने लगती है और धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन होता है वो वॉश आउट हो सकता है, ठीक है। तो ये रहेगा सपोजिटरीज, ठीक है। मतलब जो एनिमा होता है वो लिक्विड होता है जो इंटेस्टाइन को वॉश करने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। सेम इज इट इज यदि हार्ड सब्सटेंस यदि सॉलिड सब्सटेंस यदि लिया जाता है उसका जो अलग अलग उसका शेप होता है, ठीक है। किसी किसी के अंदर ये बुलेट शेप का होता है, किसी किसी के अंदर ये राउंड अंडे के शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो अलग अलग टाइप का ये जो सब्सटेंस रहेगा जो एनएस के अंदर डाला जाता है, ठीक है, उसको हम सपोजिटरीज बोलते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिए, ये ज्यादातर बच्चों के अंदर या फिर जो डिलीवरी वाली जो लेडीज होती है उनके अंदर यूज में लिया जाता है, ठीक है। Then next avoid the fatty and the oily food, ठीक है। इंडिविजुअल पर्सन को हमको बोलना है ज्यादा आपको फैटी या फिर जो बाहर का जो खाना है वो जंक फूड होता है, वो बाहर का खाना है, वो ऑयली वाला सब्सटेंस फास्ट फूड होता है वो हमको नहीं खाना है, ठीक है। Then next डॉक्टर विजिट फॉर द एडिशनल प्रॉब्लम, ठीक है। इसके अलावा जो इंटेस्टाइन की और प्रॉब्लम होती है जैसे कि कोई क्रोनिक डिजीज है उसके अंदर दूसरे सिस्टम से रिलेटेड या फिर जो इंटेस्टाइन के अंदर कैंसर है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर नर्वस सिस्टम का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इन सब के लिए उसको कोई डॉक्टर रहेगा, उसके जो विजिट उसके अंदर हमको करनी है, ये एडवाइस उसके अंदर हमको देना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन है वो उसके अंदर हम रिलीव कर सकते हैं। The next one, the another stool elimination disorder, then headache is a diarrhea, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एलिमिनेशन जो प्रॉब्लम्स रहेंगे तो उसके अंदर जो स्टूल से रिलेटेड
जो एलिमिनेशन जो प्रॉब्लम्स रहती है, तो उससे पहले जो एक जो टाइप्स हमने डिस्कशन किया था अबाउट द कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट जो अनदर एलिमिनेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहेगी द हैविंग डायरिया, ठीक है। तो डायरिया होता है, ये भी एक टाइप का स्टूल एलिमिनेशन प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसके अंदर जो ऑपोजिट टू द कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से टोटली ऑपोजिट जो कंडीशन रहेगी, मतलब कॉन्स्टिपेशन के अंदर हार्ड स्टूल रहता था और बहुत ही ड्राई रहता था, इससे ऑपोजिट रहेगा बहुत ही ड्राई टाइप का। इससे अलावा जो वाटरी नेचर का, मतलब बहुत ही पतला जो स्टूल रहेगा उसको डायरिया बोलेंगे। यदि बहुत ही हार्ड रहता है उसको कॉन्स्टिपेशन, और जो बहुत ही लिक्विड टाइप का वाटरी टाइप का रहता है वो पतला रहता है उसको डायरिया बोलते हैं। और नॉर्मल जो पर्सन होता है उसके अंदर जो सेमी सॉलिड होता है, मतलब जेली टाइप का होता है, ना तो पूरा वाटरी होता है और ना बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। तो डायरिया कंडीशन एज इट इज आल्सो स्टूल एलिमिनेशन प्रॉब्लम में भी, ये भी एक टाइप का स्टूल एलिमिनेशन का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। एज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, मतलब इसके अंदर कौन कौन से जो लक्षण होते हैं, मतलब इसके अंदर क्या विशेषता इसकी होती है। एज द कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्रीक्वेंट इवैपोरेशन ऑफ द वाटरी स्टूल, ठीक है, मतलब इसके अंदर से जो इंटेस्टाइन के द्वारा इंडिविजुअल पर्सन होता है वो पानी के जैसा बहुत ही पतला सा जो लैट्रिन होता है वो उसके अंदर बाहर निकालता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को डायरिया बोलते हैं, ठीक है। एज ड्यू टू द इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, ड्यू टू द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी मतलब जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है तो वो कॉन्स्टिपेशन के अंदर बहुत ही कम होता है, और इंटेस्टाइन के अंदर कुछ भी इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई अदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जो इंटेस्टाइन होता है वो पेरिस्टाल्टिक होता है, वो बहुत ही फटाफट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यदि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रहेगा तो इसकी वजह से जो डायरिया वाली कंडीशन उसके अंदर रहेगी, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ऐसा कंडीशन होता है कि जब जो वेस्ट मटेरियल होता है इंटेस्टाइन के अंदर से, तो उसके अंदर रहेगा तो पानी होगा वो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। यदि वो धीरे धीरे नॉर्मल प्रोसेस के अंदर जाएगा तो उसके अंदर जो वाटर होगा वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होता रहेगा, ठीक है। बट यदि वेस्ट मटेरियल रहेगा वो बहुत ही स्पीड के साथ में यदि फटाफट जाएगा तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर वाटर होता है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है और उसकी वजह से वाटर होता है वो बाहर निकलेगा, तो वेस्ट मटेरियल जो लैट्रिन रहेगा वो बहुत ही पानी के जितना पतला रहेगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन के अंदर ऐसा होता था कि स्टूल होता था वो धीरे धीरे जाता था, ठीक है, बट इसके अंदर जितना रिक्वायरमेंट होता है पानी का एब्जॉर्प्शन का उससे भी ज्यादा एब्जॉर्प्शन उसके अंदर हो जाता था, ठीक है, और इसकी वजह से स्टूल पूरा हार्ड हो जाता था, ठीक है। इससे ऑपोजिट डायरिया के अंदर ऐसा होगा कि इसके अंदर जो पानी होता है वो थोड़ा बहुत भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, इसके अंदर सारा का सारा जो पानी वो स्टूल लैट्रिन के साथ में बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसी की वजह से उसके अंदर पानी का एब्जॉर्प्शन इसके अंदर नहीं हो पाता है, ठीक है। The next one, the less time to absorb the water and the electrolytes, ठीक है, and the abdominal cramping also seen, ठीक है। और इसी के साथ में इंडिविजुअल पर्सन के अंदर क्रैम्पिंग होता है, मतलब जो पेट के अंदर जैसे डायरिया होगा तो इसके अंदर गुर्र गुर्र गुर्र, ठीक है, मतलब उसके अंदर क्रैम्पिंग, मतलब उसके अंदर मरोड़े जैसा उसके अंदर फील रहेगा, ठीक है। तो ये पेट के अंदर से हमको आटे के उसके अंदर आवाज उसके अंदर आएगी, ठीक है। The additionally the diarrheal stool contain the mucus, और इस डायरिया वाली कंडीशन के अंदर जो इंटेस्टाइन का जो म्यूकस होता है, मतलब इंटेस्टाइन के लाइन के ऊपर जो म्यूकस होता है, फैट की जो लेयर होती है वो भी उस डायरिया के अंदर आपको दिखेगी, मतलब बहुत ही फैट की टाइप की जो ऑयली नेचर का जो एक पार्ट होता है उस डायरिया के अंदर आपको दिखेगा, ठीक है। अलग अलग उसका कलर हो सकता है, तो डायरिया के अंदर वेस्ट मटेरियल जो निकलता है पीले रंग का, अदर और डिफरेंट कलर का उसके अंदर रहता है, ठीक है। और उसका जो स्मेल होता है वो भी उसके अंदर अलग अलग टाइप का इन्फेक्शन की वजह से रहेगा, तो बहुत ही बदबूदार स्मेल, कैंसर की वजह से, तो बहुत सारी जो स्मेल वेरिएशन उसके अंदर रहता है, ठीक है। The next one, the causes of the diarrhea, ठीक है। The diarrhea वाली कंडीशन होने का रीजन क्या हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जो डायरिया वाली कंडीशन जो मेनली अराइज होने का रीजन रहेगा कि यदि इंटेस्टाइन के अंदर कोई डिफॉर्मिटी है, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर कोई इन्फेक्शन आ गया तो इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होगा वो उसके अंदर बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन यदि लगा हुआ रहेगा तो इंटेस्टाइन सोचेगी कि मेरे को कुछ
हानि हो सकता है, मेरे को कुछ लॉस हो सकता है, इसकी वजह से वो क्या करती है, फटाफट एक्शन करने लगता है। ठीक है, हमारे को भी यदि कोई प्रेशर देता है, हमारे ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला होता है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से इंटेस्टाइन के अंदर यदि इन्फेक्शन लग जाता है, तो इन्फेक्शन की वजह से जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो फटाफट अपना मूवमेंट होती है वो करता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन, द नर्वस सिस्टम का टेंशन। इंडिविजुअल पर्सन है वो बहुत ही टेंशन वाली कंडीशन के अंदर पूरे दिन वो सोता रहता है, बहुत ही अपसेट डिप्रेशन के अंदर जाता है, पूरे दिन रिलैक्स में रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, वो इसके अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है, क्योंकि पर्सन होता है वो डिप्रेशन में रिलैक्स कंडीशन के अंदर रहता है लंबे समय के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो उसके अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, द डाइजेशन प्रॉब्लम, मतलब डाइजेशन का प्रॉब्लम रहेगा, खाने पीने के अंदर यदि फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है। ठीक है, वाटर यदि कोई खराब पानी पी लेता है तो इसकी वजह से डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन की वजह से भी डायरिया हो जाता है। किसी किसी ने कहते पड़ा हुआ खाना खा लिया, पड़ा हुआ जो साफ पानी नहीं पिया। ठीक है, तो इस कंडीशन की वजह से भी उसको प्रॉब्लम, पॉइजनिंग वाली कंडीशन की वजह से भी डायरिया उसको हो सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट मेडिकेशन डिफेक्ट्स। ठीक है, यदि कोई दवाई ले रहा है, ठीक है, तो दवाई का जो असर होता है वो भी उसके अंदर जो एडवर्स इफेक्ट होने की वजह से भी उसको डायरिया हो सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट ओवर यूज ऑफ द लैक्सेटिव्स। ठीक है, जो लैक्सेटिव्स नाम की जो दवाइयां रहेगी, तो उन दवाइयों का यूज भी होगा, वो इंडिविजुअल पर्सन यदि ज्यादा कर लेता है। ठीक है, तो उसकी वजह से या तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या फिर उसके अंदर डायरिया वाली कंडीशन हो सकती है। ठीक है, द नेक्स्ट वन, जो डायरिया वाली कंडीशन रहेगी तो उसके अंदर जो वेरिएशंस, डायरिया वाली जो कंडीशंस रहती है तो उसके अंदर जो वेरिएशंस रहेगी एज अ राइस वाटर स्टूल। ठीक है, मतलब जो डायरिया के अंदर जो स्टूल जो लैट्रिन निकलेगा तो उसके कलर के अकॉर्डिंग उसको वेरिएशन उसके अंदर बांटा गया है। ठीक है, मतलब जो राइस वाटर, मतलब उसके अंदर बहुत ही व्हाइट कलर का जो चावल का पानी कैसा होता है, तो उस चावल के पानी के जैसा यदि कलर है, ठीक है, तो वो ऐसा जो डायरिया होगा वो कॉलेरा नाम की जो बीमारी होगी उस कॉलेरा के अंदर नोटिस नहीं किया जाता है। यदि चावल के पानी के जैसा यदि स्टूल आ रहा है तो ठीक है, तो उसके अंदर जो कंडीशन कौन सी हो सकती है, कॉलेरा। ठीक है, इसके अलावा ब्लड इन द स्टूल। ठीक है, मतलब जो यदि लैट्रिन के अंदर यदि ब्लड आ रहा है उसका कलर यदि बहुत ही डार्क रेड कलर का है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर उसको हम डिसेंट्री बोलते हैं। ठीक है, डिसेंट्री के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है इंटेस्टाइन का और ब्लड वेसल्स होती है वो उसके अंदर डैमेज हो जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, द पी सूप। ठीक है, मतलब पी सूप का मतलब जो मटर का जो सूप होता है, मतलब ग्रीन कलर का जो स्टूल होता है, लैट्रिन यदि जो स्टूल कलर का जो पी कलर का, मतलब जो मटर के दाने के जैसा जो ऐसे गुजराती में बोलते हैं जो बटाना होता है, तो बटाने के जैसा जो स्टूल होता है, मतलब ग्रीन कलर का जो स्टूल होता है वो उसके अंदर नोटिस किया जाता है, तो वो टाइफॉइड नाम की जो बीमारी होगी उस टाइफॉइड नाम की बीमारी के अंदर नोटिस किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो येलो कलर का रहेगा वो कोई कॉमन इन्फेक्शन रहेगा। ठीक है, तो उस कॉमन इन्फेक्शन के अंदर नॉर्मल डायरिया के अंदर येलो कलर का जो स्टूल होता है वो नोटिस कर सकते हैं। द नेक्स्ट है इसका जो डायरियल वाली कंडीशन का जो टाइप्स रहेगा, तो 3 टाइम्स अ डे इंडिविजुअल पर्सन यदि जो लैट्रिन के लिए 3 बार से यदि ज्यादा जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो डायरिया रहेगा वो माइल्ड लेवल का रहेगा। ठीक है, जो 3 दिन से ज्यादा या 3 टाइम दिन के अंदर जाता है तो वो थोड़ा माइल्ड लेवल का रहता है। ठीक है, 3 to 6 टाइम, मतलब जो दिन के अंदर 3 से 6 बार यदि लैट्रिन के लिए जाता है, ठीक है, तो उसकी जो कंडीशन होगी थोड़ी सीवियर होगी, मॉडरेट लेवल की रहेगी। ठीक है, इसके अलावा यदि 6 to 10, ठीक है, मतलब यदि 6 से 10 बार, यदि उससे भी ज्यादा 10 से यदि ज्यादा बार यदि पूरे दिन जो जिंदगी रहती है वो बाथरूम के अंदर ही गुजारता है, ठीक है, तो उस टाइप का जो डायरिया रहेगा वो बहुत ही सीवियर टाइप का डायरिया के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है। ठीक है, okay, so these all about the introduction phase and the causes regarding the second elimination problem रहेगी about the diarrhea. The next one, the management planning regarding the diarrhea. ठीक है, तो डायरिया वाली जो कंडीशन रहती है तो उसके अंदर उसका मैनेजमेंट प्लानिंग होगा वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो डायरिया वाली कंडीशन जो रहती है वो मेनली इन्फेक्शन की वजह से रहती है, तो उसके इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हमको एंटीबायोटिक्स या फिर कोई अदर जो सर्जरी वगैरह होती है, यदि इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बीमारी वगैरह हो
तो उसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट होता है वो उसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स रहते हैं जैसे कि मरोड़े वगैरह आती है तो उस मरोड़े को कम करने के लिए भी जो दवाई होती है वो उसके अंदर दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो वाटर होता है वो उसके अंदर लॉस हो जाता है तो उसको वाटर को कम कर, जो उसका वापस रिप्लेस करने के लिए जो वाटर होती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो वाटर होती है वो उसके अंदर चढ़ाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो डाइट होती है वो उसके अंदर बैलेंस की जाएगी, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह उसके अंदर किया जाएगा और उसको साफ सफाई का ध्यान देखिए करने को बोला जाएगा। जैसे कि खाने पीने का उसको ध्यान रखना है, ऑयली फूड या फिर जो मसाले वाला खाना है वो उसके अंदर ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सरसाइज वगैरह रहेगी उसको प्रॉपरली करवाना है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट क्राइटेरिया रहेगा जो डायरिया वाले कंडीशन के अंदर आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनदर जो एलिमिनेशन जो प्रॉब्लम स्टूल से रिलेटेड रहती है जैसे कि गैस का फॉर्मेशन होना, गैस का फॉर्मेशन होगा उसको हम फ्लैटुलेंस बोलते हैं, ठीक है। फ्लैटुलेंस का मतलब रहेगा कि जो फार्टिंग जिसको हम लोकल लैंग्वेज के अंदर पाद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो वो उस फ्लैटुलेंस का उसके अंदर फॉर्मेशन गैस का फॉर्मेशन होना तो वो भी एक एलिमिनेशन प्रॉब्लम के अंदर इंक्लूडेड रहता है, बट उसको हमने तो कॉन्स्टिपेशन के अंदर इंक्लूडेड कर देंगे, ठीक है। तो ये रहेंगे जो एलिमिनेशन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द यूरिन एंड द स्टूल एलिमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अनदर के प्रॉब्लम्स रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।